हेलो दोस्तों, कैसे हो? आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, केम छो? सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर कुणाल मंधानिया। एंड आज में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर कैसे लिखते हैं। आई रिपीट, सीए फाउंडेशन लॉ में कैसे लिखते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। ओके, सो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि सीए फाउंडेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो यू कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो सीए फाउंडेशन में आ सकते हैं। नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नंबर 2 थ्योरी क्वेश्चन एंड नंबर 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर मैं कवरेज की बात करूं और पिछले 2 एग्जाम के अगर मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है तो उस पेपर में थ्योरी क्वेश्चन करीब 60% मार्क्स के लिए आता है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करीब 40% मार्क्स के लिए आता है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आएगा या 4 मार्क के लिए आएगा एंड थ्योरी क्वेश्चन तो वो वेरी करते हैं। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 4 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 5 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 6 मार्क के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 7 मार्क के होते हैं। तो ये वेरी करता है। नाउ आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। पहला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखते कैसे हैं? दूसरा, थ्योरी क्वेश्चन लिखते कैसे हैं? तीसरा, थ्योरी क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता है, उसमें कितना कंटेंट होना चाहिए आपके आंसर में, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तीसरा क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये भी हम सीखेंगे लिखते कैसे हैं, बट पिछले 2 एग्जाम के मैंने जब पेपर्स देखे तो उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, बट ठीक है, हम देखते हैं चीजों को लिखते कैसे हैं एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू और सॉर्ट करते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को दोस्तों आंसर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आई रिपीट, अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर की बात करें तो हम 3 पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फैक्ट ऑफ द केस, नंबर 2 लॉ एंड नंबर 3 कंक्लूजन। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब सर इसको लिखते कैसे है वो आराम से समझिए। सी बेसिकली जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन में एक इश्यू पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई रिपीट, जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इस केस में क्या करेंगे, बताओ इस इश्यू में क्या करेंगे। तो बेसिकली वो जो इश्यू है जिसपे वो क्वेश्चन रेज कर रहा है वो हम फैक्ट ऑफ द केस में लिखते हैं। आई रिपीट, अल्टीमेटली जो भी इश्यू है जिसपे क्वेश्चन रेज हो रहा है वो हम लोग फैक्ट ऑफ द केस में लिखते हैं। तो बेसिकली हियर वी रेज द इश्यू कि इश्यू क्या है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। नाउ नंबर 2 लॉ में दोस्तों हम लिखते हैं कि उस इश्यू पे लॉ क्या बोलता है। इज इट क्लियर? फैक्ट ऑफ केस में हम इश्यू रेज करते हैं। नंबर 2 उसका आंसर निकालने के लिए हमने जो जो लॉ यूज किया है वो हम लॉ में लिखते हैं। इज इट क्लियर? कंक्लूजन में उस इश्यू पे हम लॉ को लगा के आंसर क्या है, क्वेश्चन ने अल्टीमेटली आपसे क्या आंसर पूछा है वो आंसर हम लिखते हैं कंक्लूजन में। मैं रिपीट करता हूं, हम जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं हम उसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। नंबर 1 फैक्ट ऑफ द केस, नंबर 2 लॉ, नंबर 3 कंक्लूजन। क्वेश्चन का जो अल्टीमेट इश्यू है, जिस इश्यू पे वो क्वेश्चन रेस हुआ है वो फैक्ट ऑफ द केस में लिखेंगे। नंबर 2, ठीक है, अब उसका आंसर निकालने के लिए हमने जो जो लॉ यूज किए हैं वो जनरली लॉ, सिर्फ इश्यू स्पेसिफिक नहीं, सिर्फ लॉ कोट करेंगे लॉ में। एंड कंक्लूजन में जब हमने वो इश्यू पे लॉ लगाया तो आंसर क्या होगा वो हम लिखेंगे कंक्लूजन में। इज इट क्लियर? अगर फैक्ट ऑफ द केस की बात करूं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप यहां पे जनरली भी फैक्ट ऑफ द केस रेस कर सकते हैं एंड सिचुएशन स्पेसिफिक भी फैक्ट ऑफ द केस रेस कर सकते हैं। जनरली मतलब मैं सिर्फ इश्यू लिख रहा हूं, मैं पार्टीज के नाम नहीं लिख रहा, जबकि
सिचुएशन स्पेसिफिक या स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो मैं यहां पार्टीज के नाम भी लिखूंगा। मैं आपको सब सिखाता हूं हम कैसे करेंगे। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं समझने के लिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे जाते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। सो इस क्वेश्चन में एक्स ने एक फिल्म एक्टर को इनवाइट किया उसके डॉटर के एंगेजमेंट में, ठीक है, एंड डिनर पार्टी भी रखी। वाई ने एक्सेप्ट कर दिया, यानी ऑफर को, ये इनविटेशन एक्सेप्ट हो गया है एंड प्रॉमिस किया कि मैं अटेंड करूंगा। बेचारे एक्स ने, क्योंकि वो फिल्म एक्टर था, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की पार्टी में, बट लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट टर्न अप, वो आया ही नहीं। ही डिड नॉट टर्न अप मतलब उसने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा, बट इस केस में उसने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। आगे क्वेश्चन बोलता है एक्स एनरेज्ड विथ वाइज बिहेवियर, उससे गुस्सा होके, ठीक है, he wanted to sue for loss incurred in making special arrangements. X is seeking your advice. तो बेसिकली क्लास, ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस में यहां इशू क्या रेस हो रहा है उस पर फोकस करो। उसने इनवाइट किया डॉटर के एंगेजमेंट में एक्टर को, एंड कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रहा कि एक्टर प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहा है उससे। मतलब दिस इज अ केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट, जहां आप आपके किसी डॉटर के, सन के, भाई के वेडिंग में किसी को बुलाते हो और वो ऑफर एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज अ केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट, एंड हमको पता है कि सोशल एग्रीमेंट में अगर पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमको नॉलेज है। तो हमको लॉ पता है कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? तो ये चीज हम क्लास क्या करेंगे, लॉ में लिख देंगे। ओके, तो आंसर निकालने के लिए आपने लॉ का यूज किया कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज हम मानते हैं देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये देखो क्लास, ये हमने लॉ में लिख लिया। लॉ में हमने लिखा कि सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट में लिखा हुआ है कि सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए इंक्लूडिंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। फिर सेकंड सेंटेंस में लिखा मैंने, ये सोशल एग्रीमेंट्स है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ओके, ये लॉ में लिख दिया, ठीक है। कंक्लूजन में सीधा आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। उसने पूछा कि ही वांटेड टू स्यू फॉर मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वो उसके खिलाफ स्यू कर सकता है या नहीं। देखो गाइस, जब भी हम कंक्लूजन की स्टार्ट करते हैं हम ये कॉमन सेंटेंस यूज करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन वी कंक्लूड दैट, ठीक है, वी कंक्लूड दैट। ये जनरल सेंटेंस है जो हमेशा यूज करते हैं हम जब हम कंक्लूजन लिखते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन वी कंक्लूड दैट। क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या एक्स उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है या नहीं। देखो आंसर, एक्स डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयरफॉर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, देयरफॉर एक्स वोंट बी एबल टू स्यू वाई। ओके, सो आप यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आंसर लिख सकते हो, आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन वी कंक्लूड दैट एक्स कैन नॉट स्यू वाई बिकॉज दिस इज सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वैसे तो मैंने यहां पर रीजन भी लिखा, वो आपके ऊपर है कि आपको कंक्लूजन में रीजन लिखना है या नहीं। आप सीधा सीधा कंक्लूजन भी लिख सकते हो। ओके, सो वापस से यहां का आंसर क्या था वो हमने कंक्लूजन में लिख लिया। नंबर 2, उसके लिए लॉ क्या यूज किया वो हमने लॉ में लिख लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, दैट इज हाउ टू राइट फैक्ट ऑफ द केस। मैंने आपको क्या बोला दोस्तों,
फैक्ट ऑफ द केस लिखने के लिए आपको इश्यू रेस करना है, अल्टीमेट इश्यू क्या है क्वेश्चन का। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन का अल्टीमेट इश्यू क्या है, अगर सोशल एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ तो क्या पार्टी कोर्ट में स्यू कर सकती है? दिस इज द क्वेश्चन ना। अल्टीमेट इश्यू क्या है, अगर सोशल एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ क्या पार्टी कोर्ट में केस कर सकती है या नहीं? ओके देखो, वेदर एनी सोशल एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स बाय लॉ, ये भी लिखा हुआ है, या आप लिख सकते हो इन केस, एक सेकंड, in case of social agreement whether party can sue in case of breach। अगर ब्रीच होता है, ठीक है, क्या पार्टी स्यू कर सकती है या नहीं? ठीक है, दोनों भी ऑप्शन सही है। पहला पॉइंट लिखा है क्या सोशल एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, मतलब वही हुआ क्या कोर्ट में केस कर सकते हैं या नहीं। या आप इसे इजी वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं अगर सोशल एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ क्या कोर्ट में एनफोर्सेबल है या नहीं। दिस इज द इश्यू ऑफ द क्वेश्चन। नाउ मैंने आपको सिखाया था कि फैक्ट ऑफ द केस जनरली भी लिख सकते हैं एंड स्पेसिफिकली भी लिख सकते हैं। आप देखोगे ये जो दोनों पॉइंट मैंने रेस किए, यहां मैंने जनरली लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर, ये जनरली लिखा हुआ है। अब सर स्पेसिफिकली कैसे लिखेंगे? स्पेसिफिकली में मैं पार्टीज के नाम यूज करूंगा दोस्तों। जैसे यहां पे क्या सोशल एग्रीमेंट में कोर्ट में केस कर सकते हैं, इसके जगह मैं लिखूंगा स्पेसिफिकली में वेदर एक्स कैन स्यू वाई इफ वाई फेल टू टर्न अप टू डिनर एंगेजमेंट, सॉरी टू डिनर इन एंगेजमेंट ऑफ हिज डॉटर। अब यहां पे क्या हुआ, इश्यू तो मैंने वही रेस किया, क्या एक्स वाई के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है अगर वाई टर्न अप नहीं हुआ तो। बट यहां पे मैं नाम यूज कर रहा हूं एक्स और वाई के। आई होप इट इज क्लियर, यहां मैं नाम यूज कर रहा हूं एक्स और वाई के, ये हो गया स्पेशली। तो जब आप पार्टीज के नाम यूज करते हो तो वो ठीक है हो जाता है स्पेशल फैक्ट ऑफ द केस। एंड जहां पे आप सिर्फ जनरली इश्यू रेस करते हो, किसी पार्टीज के नाम नहीं यूज करते, जैसा हमने इस केस में किया है, तो ये हो जाता है जनरल फैक्ट ऑफ द केस। तो आई रिपीट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे लिखना है। नंबर वन, उस क्वेश्चन का जो भी इश्यू है वो इश्यू आप रेस करेंगे फैक्ट ऑफ द केस में। नाउ वो पढ़ के आपको आंसर समझ आएगा, वो आंसर आप लिखेंगे कंक्लूजन में। एंड वो कंक्लूजन लिखने के लिए या आंसर आने के लिए आपने जो जो लॉ यूज किया है वो आप लॉ में लिखोगे। नाउ लॉ में एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको सेक्शन पता है तो सेक्शन कोड करो, अगर आपको सेक्शन नहीं पता तो लिख लो एज पर प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट। तो आपको कम से कम एक्ट तो कोड करना जरूरी है। अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन लिख सकते हो, अगर सेक्शन याद नहीं है तो गलत सेक्शन मत लिखना दोस्तों। आप सेक्शन लिखो चलेगा, आप सेक्शन नहीं लिखो चलेगा, बट गलत सेक्शन हमें कोट नहीं करना है। तो जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, हम आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ, कंक्लूजन। अब अगर वो इश्यू कोई स्पेसिफिक केस लॉ से रिलेटेड है तो आप चाहो तो रेफरेंस केस लॉ का भी नाम लिख सकते हो। जैसे इस केस में यू कैन सी रेफरेंस केस लॉ में नाम लिखा है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस, बिकॉज बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस में भी डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट का सिमिलर केस था कि हस्बैंड वाइफ के खिलाफ, सॉरी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकती बिकॉज दिस आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, दिस आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो रेफरेंस केस लॉ आप जब दे रहे हो, अगर उस केस में सिमिलर इश्यू हुआ है तो वो केस का नाम लिख लो। अगर ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे सिमिलर इश्यू हुआ है तो ऐसे केस में अगर उससे मिलता जुलता भी इश्यू है जैसा इस केस में था, तो आप वो रेफरेंस केस लॉ का नाम कोट कर सकते हो। सर करना कंपलसरी है? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रेफरेंस केस लॉ याद है, उसका नाम याद है तो डेफिनेटली आप कोट करो, वरना आप कोट मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, जिससे आपको और क्लैरिटी आए।
हाँ जी, चलो इस केस में अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो उस शहर में इन्फ्लुएंजा का इशू हो रहा था, ठीक है। एक कंपनी ने क्लेम किया कि जो हमारे सोप्स को यूज करेगा, गुड गर्ल कंपनी ने किया, जो भी हमारे सोप को यूज करेगा, ठीक है, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा या उसे वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना हम उसे 1000 रुपीज रिवॉर्ड देंगे। अब क्लास अपने एग्जाम्पल में मिस राखी थी। मिस राखी ने वो सोप यूज करना डेली शुरू कर दिया, फिर भी उसको वो इन्फ्लुएंजा या स्किन डिसीज जो भी इस क्वेश्चन में था वो हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, उसने रिवॉर्ड क्लेम किया, कंपनी ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया ये बोल के कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया बट कंपनी को कम्युनिकेट नहीं किया। तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या रेस कर रहा है, ये लास्ट सेंटेंस, डिसाइड वेदर मिस राखी कैन क्लेम द रिवॉर्ड और नॉट, दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। ओके, नाउ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं इसमें दोस्तों, एक पॉइंट क्लियरली समझो, ठीक है। हमको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ और कंक्लूजन। एक्सक्यूज मी, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ और कंक्लूजन। नाउ फैक्ट ऑफ द केस में हम इश्यू रेस करते हैं या तो जनरली या स्पेसिफिकली। सर जनरली इस क्वेश्चन का इश्यू क्या है, इस क्वेश्चन का इश्यू है कि अगर जनरल ऑफर हो, जो यहां पे दिया हुआ है, अगर जनरल ऑफर है तो क्या जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है, कि क्वेश्चन पूरा इस लॉ पे रेस किया हुआ है कि अगर जनरल ऑफर है तो क्या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसरी है। ओके, अगर मुझे स्पेसिफिकली फैक्ट ऑफ द केस यहां पर रेस करना है तो मैं रेस कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि वेदर मिस राखी कैन स्यू वो गुड गर्ल सोप कंपनी, ठीक है, ये स्पेसिफिकली हो गया, नाम यूज कर रहा हूं मैं, वेदर दे कैन स्यू गुड गर्ल सोप कंपनी, ठीक है, इफ दे रेफ्यूज टू गिव रिवॉर्ड। ओके, तो ये स्पेसिफिकली भी मैं यूज कर सकता हूं, बट आई वुड एडवाइज यू जनरली इश्यू रेज करना इज मच मोर इजी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में जो इश्यू रेज किया है वो अल्टीमेट इश्यू हम फैक्ट ऑफ द केस में लिखते हैं। देखो इस एग्जांपल में, वेदर पर्सन एक्सेप्टिंग अ जनरल ऑफर शुड कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू पर्सन हु इज गिविंग इट। ओके, अब रेफरेंस केस क्यों लिखा है, क्योंकि एकदम सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर केस है कार्लाय वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में। ओके, इसलिए मैंने वो यूज किया। नेक्स्ट, अब लॉ क्लास, आंसर क्या है, आपने खुद ने कार्लाय वाले केस में देखा था कि अगर वो जनरल ऑफर है तो आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मान लेते हैं कि उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है जनरल ऑफर में आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली, हम मान लेते हैं कि उसने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये सेम चीजें क्लास हमको क्या करनी है, लॉ में लिखनी है। यू कैन सी यहां पे कोई सेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैंने शुरू किससे किया, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट का नाम लिखा, सेक्शन नहीं था इसलिए सेक्शन का नाम नहीं लिखा, लेकिन एक्ट का नाम लिख लिया। जनरल ऑफर क्या होता है लिखा हुआ है, एंड जो बंदा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लिया। एनीबडी हु कम्स फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। अब कंक्लूजन अपने वर्ड्स में क्या लिखोगे कि मिस राखी रिवॉर्ड क्लेम कर सकती है क्योंकि कंपनी का क्लेम गलत है, उसको जनरल ऑफर में ये कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस। ओके, तो हियर यू कैन सी आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन वी कंक्लूड दैट द जनरल ऑफर मेड बाय गुड गर्ल सोप कंपनी वॉज वैलिडली एक्सेप्टेड। देखो स्टार्ट किससे किया, आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन, तो आपको बस यहां पे आंसर लिख देना है। इज इट क्लियर, 3 पार्ट में क्वेश्चन का आंसर लिखा, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ और कंक्लूजन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाँ जी, थ्योरी क्वेश्चन। ओके, सो आई रिपीट, 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपको आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ एंड कंक्लूजन। अल्टीमेटली वो क्वेश्चन किस इश्यू पे पूछ रहा है ये आपको लिखना है फैक्ट ऑफ द केस में। अब उसका क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर समझ जाएगा, वो आंसर आपको लिखना है कंक्लूजन में। बट वो आंसर यूज करने के लिए, वो आंसर निकालने के लिए आपने जो भी लॉ यूज किया, भले एक लॉ यूज किया हो, कई बार मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं तो आप 2-3 लॉ यूज करते हैं, जितने भी लॉ आपने यूज किए आप लिखोगे लॉ में। जब आप लॉ लिखोगे उस समय सेक्शन याद है तो सेक्शन कोड करोगे, और अगर सेक्शन याद नहीं है तो स्पेसिफिकली वो एक्ट कोड करोगे। नेक्स्ट कंक्लूजन में आप आंसर लिखोगे। कंक्लूजन में आप जब आंसर लिखोगे तो आपको स्टार्ट करना है, आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन वी कंक्लूड दैट। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन पे 60% क्वेश्चंस आते हैं, पहले ये समझो। दूसरा, थ्योरी क्वेश्चन हम कैसे लिखते हैं, दिस इज समथिंग जो आप 9th 10th 11th 12th जैसा नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन लिखते आए हो वैसा ही आपको थ्योरी क्वेश्चन लिखना है। नंबर 1, मैं आपको सब सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। नंबर 1, वैसे ही आपको थ्योरी क्वेश्चन लिखना है। नंबर 2, यहां पे आप पैराग्राफ वाइज नहीं लिख सकते, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीए इंटर हो, चाहे वो सीए फाइनल हो, हम हमेशा पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, ये बात समझ लो। नंबर 3, जो बेसिक रूल्स थे आपके 9th 10th 11th 12th बचपन के, कि फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, ठीक है, ये सब चीजें आपको यूज करनी है। ओके, सो अगर आप मुझे पूछोगे थ्योरी क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं। सबसे पहले छोटा सा 1-2 सेंटेंस का एक इंट्रोडक्शन दे दो, इज इट क्लियर? उसके बाद मेन आंसर पे शिफ्ट हो जाओ। आई रिपीट, जब भी आप थ्योरी क्वेश्चन दिख रहे हैं तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो उस कंसेप्ट पे, जैसे ठीक है उसका डेफिनेशन लिख दो, उससे रिगार्डिंग कोई पॉइंट लिख दो, एंड फिर मेन आंसर पे शिफ्ट हो। इंट्रोडक्शन शुड बी पैराग्राफ वाइज एंड मेन आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। आई रिपीट, इंट्रोडक्शन शुड बी पैराग्राफ वाइज एंड मेन आंसर शुड बी पॉइंट वाइज। अब मेन आंसर आप जब लिख रहे हो तो उस पॉइंट का हेडिंग दो और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट का हेडिंग दो और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करो। ओके, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है, हेडिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नंबर 2, ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में उस पॉइंट को 1 या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करो। आई रिपीट, हेडिंग को आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में 1 या 2 मैक्सिमम सेंटेंस में। ऐसे अगर 6 पॉइंट है तो 6 पॉइंट के लिए आपको 6 हेडिंग देनी है, हेडिंग लिखना है और उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स पे। हेडिंग देनी है, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। ऐसे आप पूरे 6 पॉइंट लिख सकते हो। नाउ इसमें पहले तो हम समझते हैं लिखते कैसे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज क्लास अपने इस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आया, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। आई रिपीट, थ्योरी क्वेश्चन आया, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर।
तो इस केस में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ये समझिए। पहले तो आपको कैटेगराइज करना है कि सर ये थ्योरी क्वेश्चन है कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला, थ्योरी क्वेश्चन में हमेशा शुरू करो एक इंट्रोडक्शन से। तो अगर ऑफर के रूल्स पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप इंट्रोडक्शन में ऑफर के डेफिनेशन लिख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूंगा, सपोज ये मार्जिन है। याद रखना दोस्तों, मार्जिन के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। पॉइंट्स आप कभी मार्जिन के लेफ्ट में नहीं लिखते, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है। सपोज ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में आप सिर्फ लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। नाउ मैंने क्या बोला, आंसर स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि उसने यहां पे मुझे पूछा व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं इंट्रोडक्शन में ऑफर का डेफिनेशन लिख सकता हूं। तो आई विल स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, तो आई विल स्टार्ट एज पर सेक्शन 2A। ऑफर को डिफाइन करना सेक्शन 2A। ऑफर मीन्स, अब मैंने यहां पे क्लास डेफिनेशन लिख दिया। ओके, दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन। ये मैं पैराग्राफ वाइज लिख रहा हूं, यहां मैंने पॉइंट्स नहीं डाले। नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आपने क्या बोला कि आपको लिखने हैं रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। तो हम स्टार्ट करेंगे, फॉलोइंग आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर आर वेरियस रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, दे आर एज फॉलोस। ओके, ये एक बेसिक सेंटेंस लिख के हम रूल लिखना शुरू करेंगे क्लास। आई होप ये पॉइंट समझिए आपको। इसमें आपको मैं एक और अच्छी चीज सिखाता हूं। देयर इज अ वर्ड जो आप यहां पे यूज कर सकते हो, दैट इज इंटर आलिया। खत्म। अब सर इंटर आलिया का रेफरेंस क्या है, पर्पस क्या है? बिकॉज हम दोस्तों लॉ लिख रहे हैं, एक्सक्यूज मी, नाउ बिकॉज हम दोस्तों लॉ लिख रहे हैं, तो वी शुड बी लीगली करेक्ट। आप मुझे बताओ, आप जितने भी रूल्स लिखने वाले हो यहां पे ऑफर के, क्या दोस्तों रूल्स उतने के उतने ही रहेंगे? माय क्वेश्चन इज, अगर आप ऑफर के रूल्स लिखने वाले हो तो 12 रूल है, क्या आप 12 ही लिखोगे, या ठीक है उतने ही रूल्स है? नहीं सर, हम तो शायद उसमें से 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। मतलब वैसे तो रूल्स 12 है, बट हम कितने लिख रहे हैं सर? 5-6 लिख रहे हैं। ओके, मतलब आउट ऑफ मेनी वी आर प्रेजेंटिंग फ्यू। दिस इज कॉल्ड एज इंटर आलिया। तो क्लास यहां पे क्या हुआ, मैंने सिर्फ 6 पॉइंट लिखे तो मैंने लीगली करेक्ट कर दिया अपने आप को कि वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, बट आई एम राइटिंग फ्यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटर आलिया। क्योंकि क्लास जितने पॉइंट होते हैं हम एग्जैक्टली उतने नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि आउट ऑफ मेनी दिस आर फ्यू, दिस इज इंटर आलिया। ऐसे आपको सिर्फ कॉमा करके इंटर आलिया लिखना है, खत्म, और आपको नॉर्मल आंसर लिखना शुरू करना है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझा हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब यू कैन सी दिस आर द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। नंबर 1, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। नंबर 2, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। तो ऐसे केस में आपको मैंने क्या बोला कि आपको पॉइंट वाइज स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिखना शुरू करना है। अब पॉइंट में मैं नंबर 1 लिखूंगा, ऑफर में बी सपोज स्पेसिफिक और जनरल। दिस इज माय हेडिंग। अब इस हेडिंग को मैं 1 या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगा अपने वर्ड्स में। अब आपको जो भी वर्ड्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ऑफर मीन्स इट इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन।
or group of person. General offer is made to public at large. Is it clear? Offer may be both specific or general. This was my explanation. हेडिंग पे एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने यहां पे लिख दिया. मैक्सिमम 1 2 बहुत हो गया तो 3 सेंटेंस. नंबर 2, ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड. हेडिंग लिखा, उसे फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया अपने लाइन्स में. नाउ इस पे क्लास गौर फरमाने वाली पॉइंट क्या है समझो. देखो, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था ये 1 2 3 4 5 ऐसा फॉर्मेट था. अब आपके जो सब पॉइंट्स के फॉर्मेट है, क्या वो क्वेश्चन के फॉर्मेट से मैच कर रहे हैं? यस सर, हम तो सब पॉइंट भी 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं ना, तो उससे मैच कर रहे हैं. अगर आप क्लास देखोगे लॉ कैसे लिखा जाता है, तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज लिखने का तरीका अलग होता है. जैसे सेक्शन को हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं. सब सेक्शन में ब्रैकेट में हम 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं. इज इट क्लियर? क्लॉजेस होते हैं तो हम 1 2 छोटा रोमन यूज करते हैं. एंड सब क्लॉजेस होते हैं, उसके अंदर तो हम A B C ऐसा लिखते हैं. तो सेक्शन 143 अगर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करता है, तो उसमें सब सेक्शन 11 बात करता है कारो वाले पॉइंट्स पे रिपोर्ट करने के लिए. आप इग्नोर करो, उसमें 16 चीजों पे रिपोर्ट करनी है. क्लॉज नंबर 1 इज फिक्स एसेट्स, जिसमें 3 चीजों पे रिपोर्ट करना है, A B और C. सो दिस इज द वे यू राइट लॉ. ये सेम चीज को दोस्तों हम अपने आंसर में यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, तो हम पॉइंट्स के फॉर्मेट ये नहीं रखेंगे. ये जो 1 2 3 4 मैंने यूज किया है, ये गलत तरीका है. इसके जगह आई शुड यूज छोटा 1, छोटा 2 एंड छोटा 3. छोटा 1, छोटा 2, छोटा 3. दूसरा, मैंने पॉइंट्स की हेडिंग जो है वो मार्जिन के इधर नहीं लिखा. दिस इज अ रॉन्ग वे. सपोज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऑफर में भी एक्सप्रेस जनरल. दिस इज अ रॉन्ग वे दोस्तों, ये नहीं करना है अपने को. अपने को पॉइंट की जो हेडिंग है वो हमेशा मार्जिन के अंदर लिखनी है. पॉइंट की जो हेडिंग है वो हमेशा मार्जिन के अंदर लिखनी है, क्योंकि कई बार आप बहुत गलती कर लेते हो. आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं. ये मार्जिन है, सपोज दिस इज द मार्जिन. अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना शुरू किया, इसमें 1 लिख के आंसर लिखना शुरू किया. ठीक है, सपोज 1 यहां भी नहीं लिखा, यहां लिखा 1. ओके, मार्जिन के लेफ्ट साइड में पॉइंट की हेडिंग डाल दी आपने, क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया, पॉइंट की हेडिंग भी डाल दी. कई बार क्या होता है, उस पेज पे फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है एंड आप क्या करते हो, नेक्स्ट पेज पे सेकंड पॉइंट लिख देते हो. अब प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूअर के एंगल से क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिख रहे हो, जबकि आप तो एक्चुअली इस आंसर का सेकंड पॉइंट डाल रहे थे. इसलिए मैं हमेशा स्पेसिफिकली बोलता हूं कि मार्जिन के लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर के लिए जगह दो. क्वेश्चन नंबर के लिए जगह दो मार्जिन के लेफ्ट में. क्वेश्चन नंबर 1 जो भी होगा A. ओके, जो भी क्वेश्चन होगा पूरा डिटेल क्वेश्चन अच्छे से लिख दो, एंड जो भी सब पॉइंट्स में आंसर दूंगे वो 1 2. देखो फॉर्मेट चेंज कर दिया मैंने. अब सर फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमको 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो आप लिख दोगे छोटा A, छोटा B, छोटा C. ओके, तो ऐसे आपको अलग फॉर्मेट यूज करना है क्वेश्चन का और आपके पॉइंट्स का, ये आपको ध्यान देना है. दूसरा, पॉइंट्स की जो हेडिंग रहेंगी वो हमेशा मार्जिन के राइट साइड में रहेंगी एंड क्वेश्चन नंबर हमेशा मार्जिन के लेफ्ट साइड में रहेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सर अगर इंट्रोडक्शन नहीं है तो क्या करें, इंट्रोडक्शन नहीं भी दे तो शुरू कर दे. नंबर 1 ये मार्जिन है, आप क्वेश्चन नंबर डाल दो,
एंड उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 आप डायरेक्टली भी बिना हेडिंग दिए भी एक्सप्लेन कर सकते हो। हेडिंग हर बार देना कंपलसरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हो हेडिंग देने के लिए तो हेडिंग दो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, बट पॉइंट वाइज करना है। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन देते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो आप सीधा लिख सकते हो फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, वो भी चलेगा। ओके, इंट्रोडक्शन देना एक बहुत अच्छा वे दिखता है, बट आपके ऊपर है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है कि नहीं देना है। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इश्यू की अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट इश्यू कई बार ये होता है, अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे यूज करते हैं वो ये है कि सर कितने पॉइंट के लिए कितना आंसर लिखें। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो यू कैन सी यहां पे 1 2 3 ऐसे करके टोटल वी हैव 9 to 10 पॉइंट्स। टोटल वी हैव 9 to 10 पॉइंट्स। ओके, अगर ये सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों ये समझिए। प्रॉब्लम इज ये कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। अब अगर ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, तो क्या हम 2 मार्क के लिए 10 पॉइंट लिखेंगे? नहीं सर। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मैं अज्यूम करता हूं 1 पॉइंट का आधा मार्क, आई रिपीट 1 पॉइंट का आधा मार्क। तो 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। क्या 4 पॉइंट है? यस सर, हमारे पास 4 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो क्या हमारे पास 8 पॉइंट मौजूद है? यस सर, 8 पॉइंट मौजूद है। चलो 8 पॉइंट लिखो। सर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो डबल करो, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट लिखो। सर अगर 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो, अरे भाई क्या हमारे पास 12 पॉइंट है? नहीं सर, कितने पॉइंट है? 10 ही पॉइंट है, तो 10 पॉइंट लिख लो। और क्या करोगे? सर अगर 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो, नॉर्मली 7 मार्क का ही क्वेश्चन है वो, तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 10 पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है, नॉर्मली वैसे तो मार्क के हिसाब से 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट, 2 का है तो 4 पॉइंट, ऐसे करना चाहिए। बट अगर उस कंसेप्ट में उतने पॉइंट्स ही नहीं है तो फिर मार्क स्पेसिफिक मैटर नहीं करता, आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए। जैसे 7 मार्क के लिए वैसे तो 14 पॉइंट लिखना चाहिए था, पर सर उस कंसेप्ट में ही 9 पॉइंट है, तो क्या करेंगे, ऐसे केस में 9 पॉइंट ही लिखेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो ये बेसिक रूल याद रखना, नंबर 1। नंबर 2, सर बच्चे पूछते हैं सर एग्जैक्टली डबल पॉइंट्स लिखना है क्या? तो पॉइंट वाइज ऐसी मार्किंग नहीं होती। जैसे 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपने 8 पॉइंट लिखने चाहिए, तो अब 8 के जगह 7 पॉइंट भी लिखेंगे तो चलेगा, उतना रिजिड नहीं है कि वो आधे आधे इसमें स्टेप मार्किंग कर रहे हैं। लॉ में स्टेप मार्किंग नहीं होती दोस्तों, इज इट क्लियर? तो हम समझे 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 से लेके 8 तक आप पॉइंट लिख सकते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 9 8 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली डबल लिखोगे, पूरे पॉइंट्स लिखोगे तो अच्छा है, बट ये कोई गोल्डन रूल नहीं कि इतने ही पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके, सपोज अपने इस एग्जांपल में अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, कितने मार्क का है? 5 मार्क का। आइडियली 10 पॉइंट लिखने चाहिए, बट आपको 8 पॉइंट है क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे केस में 8 पॉइंट लिख दो। फिर हमको 8 याद नहीं आ रहे हैं, हमको 7 आ रहे हैं, 7 लिख दो। कई बार 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए पॉइंट भी सिर्फ 5 ही होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर, और कुछ लिखेंगे? नहीं भाई, क्वेश्चन स्पेसिफिक चलो, ठीक है, कुछ और दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पे नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे सर, 5 पॉइंट लिखेंगे। और क्या करेंगे? तो ऐसे याद रखना, नॉर्मली तो ज्यादा पॉइंट है अपने पास लिखने के लिए, तो जितने मार्क का है उसका डबल लिखो। बट अगर अपने पास ज्यादा पॉइंट नहीं है तो आपको जो अभी मैंने रूल्स बताए वो रूल्स आपको फॉलो करना है। ओके, सो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गया, अपना थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
लास्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब क्लास डिस्टिंग्विश बिटवीन में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन में प्रॉब्लम इज कि बचपन से आज तक आपने ये डब्बा फॉर्मेट में लिखा है। आई रिपीट, बचपन से आपने डब्बा फॉर्मेट में लिखा है। सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, सीएस एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, ये डब्बा फॉर्मेट एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन का आंसर लिख रहे हो तो आपको इसको थेरी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अब सर थेरी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ये जो बेसिस है 1 2 3 4, ये आपके पॉइंट का हेडिंग हो जाएगा। ये आपके पॉइंट का हेडिंग हो जाएगा एंड इसके अंदर के जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है साइड बाय साइड, कोई तो भी एक प्रीपोजिशन यूज करके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा। पहला पॉइंट क्या है? ऑफरी। स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ये ऑफरी होते हैं। जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ध्यान से देखना। ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछा मुझे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, तो क्वेश्चन नंबर मार्जिन के लेफ्ट साइड में लिखा। अब आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं मैं। उन्होंने क्या पूछा? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। तो मैं चाहूं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। ओके, जनरल एक इंट्रोडक्शन दिखा। फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं अभी बिटवीन के लिए। आप मेन आंसर में कभी शॉर्टकट यूज नहीं करते। हम शॉर्टकट्स यूज करते ही नहीं आंसर में, अनलेस वो प्रिस्क्राइब शॉर्टकट हो। जैसे दैट इज पूरा हम नहीं लिखते, उसकी जगह I.E लिखा तो भी चलेगा। दिस इज अ प्रिस्क्राइब शॉर्टकट। अदरवाइज हम अपने आंसर्स में शॉर्टकट नहीं लिखते क्लास। दिस क्रिएट्स और गिव्स अ वेरी बैड इमेज। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। ओके, अब इसमें सर अगर मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, क्या 4 ही पॉइंट है उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन? नहीं सर, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इट इज सेफ कि हम कॉमा करके इंटर आलिया लिख दें। इंटर आलिया का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ मेनी, दिस आर फ्यू। इससे हम इनडायरेक्टली क्या इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमको पता भी है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्यू, सो आउट ऑफ मेनी आई एम गिविंग यू फ्यू। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट लीगल लैंग्वेज जो आप लिख सकते हो। ओके, सो आप इंटर आलिया को यूज करिए कि वैसे तो बहुत है, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। ओके, चलो शुरू करते हैं। नाउ थ्योरी स्टार्ट में फर्स्ट पॉइंट। सर वहां फर्स्ट पॉइंट क्या था? वहां बेसिस में फर्स्ट पॉइंट था ऑफरी। क्या था? ऑफरी। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ऑफरी। देखा, थ्योरी समान लिख रहा हूं। अब आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सपोज मैं अगर यहां से शुरू कर रहा हूं, सो स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। अब देखो, स्पेसिफिक ऑफर एक्सप्लेन किया, वेयर एज जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। मैंने क्या किया क्लास? दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन किया, बट उसी पॉइंट के अंदर, और दोनों को डिवाइड करने के लिए वेरएस यूज कर लिया। आप यहां पे डिवाइड करने के लिए वेरएस या हाउएवर, बट ये तीनों प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हो। ठीक है, आई डोंट नो प्रीपोजिशन वर्ड सही है कि नहीं, आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर,
बट आई फील वो सही होगा। ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हो, बट साइड बाय साइड उसे एक्सप्लेन करो। नाउ नंबर 1 खत्म हो गया। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट। अब सर सेकेंड पॉइंट क्या है इधर? इधर सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिटी ऑफ ऑफर। ऑफर शुड बी नोन टू ऑफरर। जनरल ऑफर में नोन नहीं होता। ओके, इसको यहां पे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। नंबर 2 आइडेंटिटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक ऑफर में आइडेंटिटी इज नोन टू ऑफरर, whereas जनरल ऑफर में आइडेंटिटी इज नॉट नोन टू ऑफरर। फिर ऐसे करते करते हम पॉइंट नंबर 3 हेडिंग whereas एंड पॉइंट नंबर 4 ऐसे लिखेंगे। तो आपको क्लियरली समझ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमको वो टेबल ड्रॉ नहीं करना है, हमको थ्योरी क्वेश्चन वाइज ही उसको लिखना है। बेसिस को हेडिंग बना दो और दोनों पॉइंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करो, वेरस, हाउएवर, ठीक है, बट ऐसे प्रीपोजिशन यूज करके जो आपको समझता है इज एडिक्वेट। ओके, तो मैं फिर से एक बार और भी कर लूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फैक्ट ऑफ द केस, लॉ, कंक्लूजन। जो अल्टीमेटली उस क्वेश्चन का इश्यू है वो इश्यू हम रेस करेंगे फैक्ट ऑफ द केस में, फिर जो आंसर है वो लिखेंगे कंक्लूजन में, एंड उसके लिए जो भी लॉ हम यूज करेंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो हम लॉ में पॉइंट वाइज लिख देंगे। ओके, लॉ लिखते समय याद रखना कि सेक्शन पता हो एग्जैक्टली तो सेक्शन कोड करो, वरना कम से कम एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट या अंडर द लाइट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट या बाय यूजिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ऐसे आप वो सेंटेंस को लॉ में लिख सकते हो। कंक्लूजन की स्टार्ट हमेशा करो आफ्टर अप्लाइंग अबव लॉ टू प्रेजेंट सिचुएशन वी कंक्लूड दैट। उसके बाद आंसर लिखना शुरू करो। कंक्लूजन में बी स्पेसिफिक, सीधा क्वेश्चन का आंसर दो। थोड़ा बहुत रीजनिंग करना हो तो 1-2 सेंटेंस में रीजनिंग करो और कंक्लूजन को खत्म करो। अब क्लास फैक्ट ऑफ द केस 4 मार्क, सॉरी, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो 4 मार्क के लिए आ रहा है कि 6 मार्क के लिए आ रहा है, वो मैटर नहीं करता, फॉर्मेट यही होगा। एंड यू हैव टू बी स्पेसिफिक व्हेन यू राइट आंसर्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं मैं, पॉइंट वाइज लिखना है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है एंड फिर पॉइंट्स लिखना शुरू करना है। पॉइंट की हेडिंग दो और उसको एक्सप्लेन करो। अब मुझे बच्चे पूछते हैं सर हर जगह हेडिंग देने की जरूरत है क्या? नहीं। सपोज एडवांटेजेस पूछा, व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा, या आपको हेडिंग नहीं समझ रही तो ऐसे केस में सीधा पॉइंट पॉइंट लिख के आप आंसर लिख सकते हो। जैसे एडवांटेज पूछा तो एडवांटेज में क्या हेडिंग लिखोगे, फिर उसे क्या एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। नंबर 1, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर 2, ठीक है, दिस ब्ला 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 ब्ला। नंबर 3, इट हेल्प्स इन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे आप सीधे सीधे पॉइंट लिख सकते हो, आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे अपने नोट्स में लिखा हुआ है, हेडिंग भी है, उसके पॉइंट्स भी है। तो आपको हेडिंग लिखना है और उस पॉइंट्स को अपने वर्ड में यूज करना लिखना है। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर क्या लीगल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है? तो माय बेसिक आंसर इज यस। जितना अच्छा आपका लीगल लैंग्वेज होगा उतने आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एंड जितना आपका लीगल लैंग्वेज कम होगा, अपने लैंग्वेज में लिखोगे, उतना मार्क्स कटने के चांसेस है। बट इसमें मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप अपने वर्ड्स में भी उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो जिससे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, आई रिपीट, उससे अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, फिर आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यस, लीगल वर्ड्स यूज करो, दिस इज गुड। बट अगर लीगल वर्ड यूज नहीं कर रहे, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट याद रखना मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए बच्चों को बोलता हूं कि जब आप नोट से पढ़ रहे हो कंसेप्ट को रट्टा मत मारो, हेड पॉइंट्स रट्टा होना चाहिए, अंदर के पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए। बट पढ़ते पढ़ते अगर कोई अच्छा लीगल वर्ड दिख गया वहां पे तो उसको हाईलाइट करके रखो कि ये आंसर पूछा तो मैं ये वर्ड को यूज करूंगा, इतना आप कर सकते हो। तो हेड पॉइंट्स याद चाहिए।
अंदर की चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, और उसमें कोई अच्छा लीगल वर्ड यूज किया है तो बिल्कुल आप पढ़ते पढ़ते उन लीगल वर्ड्स को हाईलाइट करके रखो, अपने आंसर्स में, अपने एक्सप्लेनेशन में आप उसे यूज कर सकते हो। लास्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमको टेबल फॉर्मेट यूज नहीं करना है, हमको बेसिक वो फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। थेरोटिकल एंगल से लिखना है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसमें आंसर कैसे लिखते हैं। अगेन मैंने भी जनरली डिस्कशन किया आप लोगों के साथ में। अब मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा, हर वीक में एक, हर वीक में दो, जिसमें मैं एक एक चैप्टर के डिस्कशंस करूंगा, क्वेश्चंस के स्पेसिफिकली, और आपको बताऊंगा कि यहां पे कैसे लिखना है, यहां पे कैसे लिखना है स्पेसिफिकली। ओके, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज सारे नोटिफिकेशंस जो है मेरे लेटेस्ट वीडियोस के वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको याद रखना है जो मैंने पिछले वाले बोला था कि वी आर बाउंड बाय लॉ सो दैट वी कैन बी फ्री, बिकॉज लॉ है तो लाइफ है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।